हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स का लेक्चर 2। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफ़ाइन किए थे कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स, जो कि कुछ इस तरह से था कि अगर हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट है एक्स वाई जेड और किसी और सिस्टम में सेम लोकेशन पर हमारे पास पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं यू वी डब्ल्यू, तो अगर यू वी डब्ल्यू कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर दें तो वो कहलाएंगे कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स, जिसमें फर्स्ट कंडीशन थी कि यू वी डब्ल्यू को लिखा जा सके एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब कि u की वैल्यू v की और w की ऑब्टेन की जा सके फ्रॉम एक्स वाई जेड। और सेकंड में हमने देखा कि ये तीनों के तीनों जो फंक्शन होने चाहिए एक्स वाई जेड में, ये कॉन्टीन्यूस भी होने चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन में हमने कहा कि फॉर ईच पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देयर विल बी एग्जैक्टली वन पॉइंट इन कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि यहाँ के एक पॉइंट के लिए वहाँ पर एग्जैक्टली एक ही पॉइंट मिलना चाहिए, क्योंकि सेम लोकेशन को कोरस्पॉन्ड करेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि P की इस लोकेशन के लिए यहाँ पर दो लोकेशंस मिल जाएं, तो ये नहीं होगा। तो इस तरह का अगर हम कोई सिस्टम ढूंढ पाते हैं तो उसे कहेंगे हम कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स। और आपको याद होगा कि हमने 2 डायमेंशन में पढ़ते टाइम एक सिस्टम ऐसा ढूंढा था जहां पर एक्स वाई से हम पहुंच जाते थे आर थीटा में, और उसे हमने कहा था पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेकिन यहाँ पर अब हम इस तरह के दो सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स में हम मेनली अपनी स्टडी रिस्ट्रिक्ट करेंगे दो सिस्टम्स पर। तो फर्स्ट को हम कहेंगे यहाँ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और सेकंड को हम कहेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आपने देखा था 2 डायमेंशन में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से तो दो तरह के सिस्टम पढ़े थे वहाँ, एक कार्टेशियन और एक पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन में जिन्हें एक्स वाई से डिनोट किया था, पोलर में उसी लोकेशन को हमने आर थीटा से डिनोट किया था। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करेंगे तब हम सिंबल यूज़ कर लेंगे रो, फाई एंड जेड, और जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में बताऊंगा आपको कि क्या रो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या फाई, क्या जेड। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ के हमारे सिंबल रहेंगे आर, थीटा, फाई। तो इन पर डिटेल में स्टडी करेंगे। और तो चलिए आज का, वैसे तो अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है कोऑर्डिनेट सरफेसेस एंड कोऑर्डिनेट कर्व्स ऑफ कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन इन पर अच्छे से समझने के लिए और विजुलाइज करने के लिए पहले हम इनमें से एक सिस्टम को समझ लेते हैं, और अगर हम ये सिस्टम समझ लें तो फिर हमें ये चीज़ें जल्दी से समझ आ जाएंगी। तो इस बात को आप नोट कीजिएगा कि ये दोनों एक पार्ट हैं कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट्स के। और कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट से मतलब था कोई भी इस तरह का सिस्टम जहां एक्स वाई जेड को एक नए सिस्टम में चेंज किया जा सके। तो ये जनरल पार्ट जो है वो कहला रहा है कर्वीलीनियर, और यहाँ यू वी डब्ल्यू की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ रख देंगे तो उस सिस्टम को हम कभी सिलेंड्रिकल कह देंगे और कभी स्फेरिकल कह देंगे। हम अपनी स्टडी अभी इन दो पर ही सीमित रख रहे हैं। तो चलिए पहले अब मैं बात करता हूँ, तो इस टॉपिक को अभी हम पेंडिंग में रखते हैं, फिर बाद में आएंगे इस पर। तो पहले अब स्टार्ट करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो फिर से मेरे पास सबसे पहले तो दिया हुआ है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर मेरे पास 3 एक्सिस हैं एक्स वाई जेड, और एक पॉइंट गिवन है P
जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं मान लीजिए एक्स वाई जेड। और अब इसको एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पर, जिसको अब हम कहेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर से मेरे पास 3 एक्सिस हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ पर जो मेरे पास है पॉइंट पी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं रो, फाई एंड जेड। अब कार्टीजन कोऑर्डिनेट तो यहाँ मेंशन कर देते हैं, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट तो हमारा टॉपिक चल रहा है, और यहाँ पर ये हमने बनाए हैं, ये कार्टीजन सिस्टम है, कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस सिस्टम में तो हम समझते हैं कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है कि अगर मेरे पास है एक्स वाई जेड, तो पहले एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्स यूनिट्स चले होंगे, फिर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हम वाई यूनिट्स चले होंगे, और फाइनली हम इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद जेड डायरेक्शन में जेड यूनिट्स ट्रैवल किए, और फाइनली हम इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस सिस्टम में किस तरह से इस पॉइंट तक पहुंचा जाता है उसे समझना होगा। तो आपको याद होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास 2 सिंबल होते थे, आर और थीटा। बिल्कुल ये वही सिंबल्स का एक नया नाम रख दिया गया है, वर्किंग इन दोनों की बिल्कुल वैसे ही रहेगी। आर की जगह रो आ चुका है, थीटा की जगह फाई आ चुका है। तो अगर आपको याद हो आर और थीटा का क्या मतलब था, आर का मतलब था ओरिजिन से डिस्टेंस, और थीटा का मतलब था एंगल बिटवीन दैट लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो यहां पर भी बिल्कुल वही मतलब है। तो इस टाइम मैं हूं एक्स वाई प्लेन में, तो जितनी बात हो रही है प्लेन में, और इन 2 सिंबल्स को मैं अब बताने जा रहा हूं। तो रो का मतलब रहेगा ओरिजिन से डिस्टेंस, और फाई का मतलब रहेगा उस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल। तो अब आपको मान लीजिए डिस्टेंस दिया गया है इतना, तो ये तो हो गया डिस्टेंस रो, और इन दोनों के बीच का एंगल हो गया फाई। तो ये वाला मुझे एक पॉइंट मिल गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हम कह सकते हैं कि रो एंड फाई। तो इसके कोऑर्डिनेट है रो और फाई। तो ये दोनों हमने जो डिस्कस किया है, ये रो और फाई रिप्रेजेंट किया है, ये एक्स वाई प्लेन में है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम 2 डायमेंशन में एक्स वाई प्लेन में करते थे कि ओरिजिन से डिस्टेंस लिया और उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल लिया। तो बिल्कुल एक्स वाई प्लेन में बिल्कुल वही किया है। अब फाइनली मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो इस पॉइंट से हमने फिर से हाइट देख ली कि हमने कितना ऊपर जाना है, तो z। तो थर्ड कोऑर्डिनेट बिल्कुल हमने वही रखा जो हमारा कार्टीजन में था। तो आप देख सकते हो लास्ट कोऑर्डिनेट दोनों का मैच करता है, सिर्फ फर्स्ट 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज है। तो यहाँ एक्स वाई ने जगह ले ली है किस किसने, रो और फाई ने। एक्चुअल में ये रो और फाई वही हैं जो पोलर में आर और थीटा थे। तो सिर्फ यहाँ सिलेंड्रिकल में इनको अब से हम रो और फाई बुलाएंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पॉइंट की कार्टीजन में मेजर करने का तरीका, और यहाँ पर एक पॉइंट पर पहुँचने का, उसकी लोकेशन पता लगाने का ये तरीका है। तो अब फिर से हम बात करते हैं, क्या हमें कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो क्या हम उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में? तो चलिए देखते हैं। तो सपोज वी आर गिवन अ पॉइंट इन दी कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, और अब मुझे इन पॉइंट्स को चेंज करना है रो, फाई और जेड में। तो मतलब मुझे यहाँ पर 3 वैल्यूज़ चाहिए, एक वैल्यू चाहिए मुझे रो की, और एक चाहिए फाई की, और एक चाहिए जेड की। अगर ये 3 वैल्यूज़ मिल गई तो मतलब हमें सेम पॉइंट की लोकेशन पता चल जाएगी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। और अब आपको याद होगा यहाँ पर रो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एक्स वाई प्लेन पर, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और जो भी हमने स्पेस में पॉइंट लिया है वहाँ से हम एक्स वाई प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस पॉइंट, अब ये पॉइंट लाई करता है एक्स वाई प्लेन में, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ रहेगी, इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए पहले एक्स यूनिट ट्रैवल किया और फिर
वाई यूनिट ट्रेवल किया, तो ये पार्ट स्मॉल एक्स, ये स्मॉल वाई। अब मुझे फाइंड आउट करने हैं ये 3 कोऑर्डिनेट्स। तो रो क्या रिप्रेजेंट करता था? तो जब आपका यहाँ पर पॉइंट था P जिसके कोऑर्डिनेट थे रो फाई जेड, तो रो रिप्रेजेंट करता था इसका जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसे हमने कहा था रो। तो ये था हमारा रो। और रो अब डिस्टेंस हुआ बिटवीन 0 0 एंड एक्स वाई, और 0 0 और एक्स वाई का डिस्टेंस क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फाई एंगल है इस लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में, तो ये एंगल है हमारा फाई। और फिर से यहाँ पर बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, और फाई का फिर से फॉर्मूला आ गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स वाई बाय एक्स। और अब बात आती है z की, तो z तो चेंज हुआ ही नहीं। जो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में z था वही ऐसे का ऐसे रहा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हमने देखा कि अगर हमें पॉइंट दिया हो एक्स वाई जेड, तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेंड्रिकल में, और x की जगह आता है रो, और रो की वैल्यू है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फाई जिसकी वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, और थर्ड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, वो है z। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम कन्वर्ट करें। तो मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया है 1 स्क्वायर रूट 3 एंड 9, और हमें इसे कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो सबसे पहला जो रो की वैल्यू आएगी वो होगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इन दोनों के स्क्वायर रूट का सम हो जाएगा अंडर रूट 4 जो कि हो जाएगा 2। टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3, वाई की जगह अंडर रूट 3 और एक्स की जगह 1, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 जो कि पाई बाई 3, और z तो चेंज होगा ही नहीं, तो ये आ जाएगा 9। तो ये पॉइंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में किसी लोकेशन का है, और सेम लोकेशन का पॉइंट ये हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इस तरह से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। अब आप इसका रिवर्स भी सोच सकते हैं कि अगर हमें दिए जाएं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो क्या हम उन्हें चेंज कर सकते हैं कार्टेशियन में? तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस बार हमें जो पॉइंट दिया गया है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं रो फाई एंड जेड, और अब हमें फाइंड आउट करने हैं एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले अब मैं फिर से इसका यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ। तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर यहाँ ये जो पॉइंट है अब ये एक्स वाई प्लेन में पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे रो एंड फाई। रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो इन दोनों लाइंस के बीच, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है रो, और फाई रिप्रेजेंट करता है इन दोनों के बीच का एंगल। और अगर हम यहाँ से, तो अब हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं? हम फाइंड करना चाहते हैं एक्स और एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पर जो पॉइंट आता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते थे एक्स और वाई। एक्स रिप्रेजेंट करता था इस लेंथ को, वाई रिप्रेजेंट करता था इस लाइन को। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं इस लाइन पर। तो ये वाला जो पार्ट है ये x है, और ये वाला जो पार्ट है ये y है। तो फिर से हमारे पास है एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि x और y के बीच में जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री है। और फिर से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करें, और फाई एंगल हमारे पास है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कॉस फाई की जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी x बाय रो, और साइन फाई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी y बाय रो। और इन्हें सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ गई रो कोस फाई, और y की वैल्यू आ गई रो साइन फाई, और z की तो वैल्यू z ही है। तो दोनों ही सिस्टम में लास्ट कोऑर्डिनेट तो चेंज होता ही नहीं, तो z की z है। तो फाइनली हमने सीखा कि अगर हमें दिए हों, तो r लिख दिया मैंने गलती से, तो अगर हमें दिए हों रो फाई एंड z, तो इसे कन्वर्ट जब किया जाएगा कार्टेशियन में, तो सबसे पहला जो x आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रो कोस फाई, नेक्स्ट रो साइन फाई, और नेक्स्ट z। तो इस तरह से हम
सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के बारे में। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमें जो पॉइंट दिया हुआ है वो है रो फाई जेड, और आपने देखा इस लोकेशन तक पहुंचने का क्या तरीका है। ओरिजिन से जो डिस्टेंस लिया जाता है एक्स वाई प्लेन में वो डिस्टेंस है रो, उस लाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो है फाई, और फाइनली इस पॉइंट से जितनी डायरेक्शन हाइट लेनी है वो फाइनली कोऑर्डिनेट होगा जेड। और अब हम देखते हैं इन रो फाई जेड की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, इन तीनों की रेंज क्या है। तो रो रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स वाई प्लेन में, तो ये डिस्टेंस कम से कम 0 ही हो सकता है, तो रो की वैल्यू जो होगी वो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फाई एंगल है एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में, तो ये तो एंगल चारों तरफ हो सकता है, तो ये जो एंगल रहेगा वो 0 और 2 पाई के बीच में रहेगा। और फाइनली इस पॉइंट पर आने के बाद हमें देखना है कि किस डायरेक्शन में जाना है। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो z की पॉजिटिव वैल्यू होगी, और यहीं से अगर हम नीचे वाली डायरेक्शन में जाएंगे तो z नेगेटिव हो सकता है। तो z की कोई भी लिमिट नहीं है, वो मैक्सिमम कितनी भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। तो z बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल दिस। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो चलिए, अभी मैं नाम नहीं बता रहा, नाम लिख देते हैं। तो कोऑर्डिनेट सरफेसेस की बात करने वाले हैं अब हम। तो अगर अब मैं यहां पर आपको ये कहूं कि मुझे इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के वो सारे पॉइंट्स बताइए जहां पर रो जो है वो कांस्टेंट हो, मतलब मैंने रो की वैल्यू तो फिक्स कर दी है, तो मूव कौन कर रहा है, फाई मूव कर रहा है, जेड मूव कर रहा है, सिर्फ वैल्यू फिक्स की है मैंने रो की। तो इसका मतलब फाई और जेड कैन टेक एनी वैल्यू, दे आर वेरिएबल। तो अब हम इस पर सोचते हैं कि अगर रो कांस्टेंट हो जाए तो फिगर किस तरह की दिखेगी। तो हम कोई ना कोई मन में एक वैल्यू सोच लेते हैं रो की, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये रहा ओरिजिन से एक्स वाई प्लेन में आपने 3 सेंटीमीटर की यूनिट्स पर, 3 यूनिट्स पर एक पॉइंट ले लिया। अब आप रो की वैल्यू ना तो 3 से ज़्यादा कर सकते हो ना 3 से कम कर सकते हो, लेकिन फाई आपके हाथ में है, इस लाइन को आप किसी भी एंगल पर बना सकते हो। तो ये चारों तरफ बन सकती है ये लाइन एक्स वाई प्लेन में, और साथ साथ z की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो z डायरेक्शन ऊपर वाली या फिर नीचे वाली, तो z की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो क्या अब आप सोच सकते हैं कि अगर रो कांस्टेंट हो तो ये इस पूरे स्पेस में हमें कौन से पॉइंट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये लाइन तो फिक्स रहेगी 3 सेंटीमीटर पर, फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो फाई को अगर आप चारों डायरेक्शंस में घुमा दें तो हर जगह हमें 3 पॉइंट के डॉट्स लगने शुरू हो जाएंगे, और एक्स वाई प्लेन में बन जाएगा एक सर्कल जिसकी रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर। और अब उन्हीं सर्कल के हर पॉइंट से हमने कहा हुआ है कि जेड भी कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो हर पॉइंट से ऊपर आप जेड की कोई मर्जी वैल्यू फिक्स कर लीजिए, तो जो एक शेप बनकर आएगी वो हो जाएगी सिलेंडर विद, और जिसकी मिडल में कौन सी एक्सिस रहेगी, जेड एक्सिस। तो हम इसे कहेंगे सिलेंडर कोएक्सियल विद जेड एक्सिस। और अगर आपको मैं इसी पेपर से इमेजिनेशन करके दिखाऊं तो कुछ सिचुएशन इस तरह की हो सकती थी। ये मान लीजिए हमारी जेड एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस, और ये हो गई वाई एक्सिस। और अब मैंने आपसे कहा कि रो कांस्टेंट है, मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो फिक्स कर दिया गया है, वो मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और इन दोनों के बीच का एंगल है फाई। फाई कैन टेक एनी वैल्यू, तो मतलब आप इस लाइन को इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, बैकवर्ड्स पीछे की तरफ भी रख सकते हो। तो आप फाई की तो कोई मर्जी वैल्यू ले सकते हो बिटवीन 0 एंड 2 पाई। तो इसका मतलब है
ये चारों डायरेक्शंस में जा सकता है इस तरह से हमारे पास। और साथ साथ हमने कहा कि z की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो जब आपको ये 3 सेंटीमीटर है और आपने एंगल मान लीजिए फाई लिया, तो इस पॉइंट से अब z लेना है आपको। तो z की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। हाइट यहाँ भी ले सकते हो, ऊपर भी ले सकते हो, इससे नीचे भी ले सकते हो। तो टोटल हमारे पास क्या शेप बनकर आएगी अगर रो कांस्टेंट हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि रो कांस्टेंट है और फाई मूव कर रहा है, तो ये चारों डायरेक्शंस में जा सकता है। तो यहाँ से एक एक इस तरह से पॉइंट्स मेंशन होते हुए सर्कल बन जाएगा। और अब इन सर्कुलर पॉइंट्स के ऊपर z की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो z की वैल्यू अगर 2 है हर जगह पर, तो ऊपर इस तरह से सारी जगह हमारे पास पॉइंट्स बन जाएंगे 2 के। और इसी तरह से अगर z की वैल्यू 1 है तो 1 पर चारों तरफ पॉइंट्स बन जाएंगे, 1.2 है तो 1.2 पर। तो ये जो पूरी शेप बननी शुरू होगी, इस तरह से एक सरफेस बन जाएगा जिसकी शेप किस तरह से हो जाएगी, सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर अब मैं यहाँ फाई को कांस्टेंट कर दूं और आपसे कहूं कि रो और z कैन टेक एनी वैल्यू, तो आप वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर फाई कांस्टेंट हो, रो और z कोई भी वैल्यू लें, तो फिर क्या शेप बनकर आएगी हमारी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो इस बार फाई कांस्टेंट है, मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया कि एंगल तो हमेशा 30 डिग्री का ही रहेगा, तो इसी डायरेक्शन में आपने जाना है। रो कैन टेक एनी वैल्यू, मतलब आप इस डायरेक्शन में कितनी भी दूर जा सकते हो। तो 3 सेंटीमीटर भी जा सकते हो, 4 सेंटीमीटर भी, 5 सेंटीमीटर भी। एंड z कैन टेक एनी वैल्यू, और जो इस पॉइंट पर z की डायरेक्शन बनेगी वो भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो फिर से अगर हम यहाँ पर कर कर देखें, तो ये मान लीजिए हमारी z एक्सिस, और हमने फिक्स कर लिया कि एंगल इस बार हमारा रहेगा 30 डिग्री। तो इसी डायरेक्शन में जाना है, लेकिन यहाँ पर रो की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये हम कितनी भी दूर जा सकते हैं। और हर पॉइंट पे मान लीजिए आप इतनी दूर गए, तो यहाँ पर अब z की कोई भी वैल्यू हो सकती है। आप इतनी दूर गए, यहाँ z की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इस पॉइंट से z की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो सिमिलरली इन सभी पॉइंट से z की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो आपको इस तरह से एक प्लेन बनता हुआ दिखेगा जो कि किस एक्सिस से बना हुआ है, z एक्सिस से। इस तरह से प्लेन दिखेगा। तो जब फाई कांस्टेंट है तब हमारे पास आएगा एक प्लेन थ्रू z एक्सिस। तो आप इमेजिनेशन कर सकते हैं खुद भी। तो इट विल बी अ प्लेन थ्रू z एक्सिस। और अब लास्ट पर आते हैं कि अगर हम z को कांस्टेंट कर दें और हम कहें कि रो एंड फाई कैन टेक एनी वैल्यू, तो z कांस्टेंट है, इसका मतलब हाइट फिक्स कर दी गई है कि इतनी ही हाइट पर हमें जाना है। रो और फाई कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो फिर से ट्राई करते हैं समझने की। तो ये हो गई हमारी z एक्सिस। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और रो की कितनी भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाली हाइट है वो फिक्स कर दी गई है। मान लीजिए हम इतनी ही हाइट तक आ सकते हैं। तो जब रो और फाई से मतलब ये रहेगा दे कैन टेक एनी वैल्यू, कि रो की और फाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मतलब आप चारों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं और चारों डायरेक्शंस में कितनी ही डिस्टेंस से आप मूव कर सकते हैं। और अब हर पॉइंट के ऊपर इस तरह से आपकी z की वैल्यू फिक्स है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या शेप बनकर आ रही है। तो आपके पास जितनी z की वैल्यू होगी उस जगह पर एक इस तरह से सर्कुलर प्लेन निकल कर आएगा। तो इसको लिखकर बताते हैं। तो ये एक प्लेन होगा, इट विल बी अ प्लेन, और जो प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इस पर,
जेड एक्सिस से। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा और रियल लाइफ एग्जांपल से आपको दिखा देता हूं। तो हम फिर से पहले केस पर बात करें। तो जब रो कांस्टेंट है तो हमारी जो शेप आएगी वो आएगी सिलेंडर की। तो अगर मैं इसको आपको रियल एग्जांपल से दिखाऊं तो मैंने घर पर कुछ ना कुछ ढूंढ लिया है, जैसे कि ये गिलास। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम z एक्सिस पर इसे रखें तो आप समझ सकते हैं कि z एक्सिस इस पॉइंट से, जो ये एक्सिस है इसे मैं z एक्सिस कह रहा हूँ, और हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है रो, मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस लेना है वो फिक्स है। तो आप इस गिलास के इस मिडल पॉइंट पर यहाँ z एक्सिस है और ये जो आपकी रो का डिस्टेंस रहेगा और ये फिक्स है। और अब जो आपके फाई और z मूव कर रहे हैं तो फाई चारों तरफ एंगल बना सकता है और हाइट कुछ भी हो सकती है। तो ये जो फाइनली आपकी शेप बनेगी ये इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगी। ये ऊपर वाली शेप को मत समझना, यहाँ से देख लीजिए तो ये चारों तरफ हमारा सिलेंडर की शेप आएगी। और सेकंड केस में जब फाई कांस्टेंट है तो फाई कांस्टेंट होने का मतलब है एंगल फिक्स कर दिया गया है, रो और जेड मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी है जेड एक्सिस और जेड एक्सिस से इस तरह से एक प्लेन बन जाएगा जो बिल्कुल जेड एक्सिस से जा रहा होगा। तो ये वाला एंगल फिक्स कर दिया गया है कि ये एंगल मूव नहीं करेगा। रो, ये वाला डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, हाइट कुछ भी हो सकती है। तो फाइनली हमारे पास इस तरह का एक प्लेन आ जाएगा। और लास्ट केस, जब z कांस्टेंट होगा, मतलब कि हाइट फिक्स कर दी गई है, रो एंड फाई कैन टेक एनी वैल्यू। तो इसे फिर से एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इस बार मान लीजिए z हाइट फिक्स है, तो इस हाइट पर है मान लीजिए हम, तो अगर मैं यहाँ पर करके दिखाऊं आपको, तो ये मान लीजिए नीचे से पेज से यहाँ तक की हाइट फिक्स कर दी गई है। रो एंड फाई कैन टेक एनी वैल्यू। तो रो का मतलब है ये लेंथ कितनी भी हो सकती है, ये सर्कल कितना भी बड़ा हो सकता है। और फाई कैन टेक एनी वैल्यू का मतलब है ये चारों डायरेक्शंस में हो सकता है। तो जो आपको पॉइंट्स मिलेंगे वो इस तरह से सर्कुलर प्लेन मिल जाएगा और ये प्लेन जेड एक्सिस के साथ हो जाएगा परपेंडिकुलर। और यही हमने मेंशन किया है, इट विल बी अ प्लेन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट सरफेसेस को निकालने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट कर देते हैं और बाकी दो को मूव्स करते हैं। तो एक कांस्टेंट, बाकी दो मूव कर रहे हैं, सिमिलरली एक कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कोऑर्डिनेट कर्व्स की। उसमें हम दो को कांस्टेंट कर देंगे और एक को मूव करेंगे और फिर देखते हैं किस तरह की शेप्स आएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट कर्व्स की, और हम हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो फर्स्ट पार्ट, अगर अब मैं यहाँ पर रो को भी फिक्स कर दूं कि रो की वैल्यू भी कांस्टेंट है और साथ साथ फाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ मूव कौन कर रहा है, z कैन टेक एनी वैल्यू। तो किस तरह की शेप आएगी कि अगर हम इस सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में रो और फाई को फिक्स कर दे। रो को फिक्स करने का मतलब है हमने डिसाइड कर लिया कि इस डिस्टेंस से ना आगे ना इससे पीछे। फाई को फिक्स करने का मतलब है कि इसी डायरेक्शन में जाना है। और अब z की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो z पॉजिटिव भी हो सकता है ऊपर की तरफ और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बिल्कुल, अगर आपकी ये लाइन फिक्स हो चुकी है कि इसी एंगल पर इसी डिस्टेंस पे, तो मूव सिर्फ कौन कर रहा है, z। या तो हम ऊपर जा रहे हैं या हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बनेगी इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और ये जो लाइन बनेगी बिल्कुल z एक्सिस के पैरेलल बन जाए, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू z एक्सिस। और अगर हम रो को जीरो कर दें कि हमारी ये वाला डिस्टेंस जीरो है, तो बिल्कुल फिर हमें z एक्सिस ही मिल जाएगी। और यहां पर मूव कर रहा था z, और इस स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे z कर्व। तो जो मूव कर रहा होता है उसी को ही कर्व का नाम दे दिया जाता है। तो सेकंड, अब फाई को हम, तो रो को भी कांस्टेंट रखते हैं, z को भी कांस्टेंट रखते हैं, और फाई कैन टेक एनी वैल्यू।
तो फिर से आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि क्या शेप बनकर आएगी। रो कांस्टेंट होने का मतलब है डिस्टेंस फिक्स कर दिया गया है। z कांस्टेंट होने का मतलब है कि हाइट को फिक्स कर दिया गया है कि इस हाइट से ऊपर नहीं जाना। अब एंगल कुछ भी हो सकता है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो चारों डायरेक्शंस में हमें मिल सकता है, और चारों डायरेक्शंस में मिलने का मतलब है इट विल बी अ सर्कल, और इस सर्कल को हम कहेंगे फाई कर्व। और लास्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि फाई को भी कांस्टेंट और z भी कांस्टेंट, एंड रो कैन टेक एनी वैल्यू। तो फिर से एंगल फिक्स कर दिया गया है, हाइट फिक्स कर दी गई है। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर आप इसको 3 सेंटीमीटर पर रोक दो तो हाइट जितनी भी होगी वहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा, और अगर 5 सेंटीमीटर पर रोक दो तो जितनी हाइट है वहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरह से एक लाइन चलती जाएगी। तो अगेन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, एंड इट विल बी कॉल्ड रो कर्व। तो आपने देखा कोऑर्डिनेट कर्व्स में जरूरी नहीं है कि हर कर्व स्ट्रेट लाइन ही आए, सर्कल भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। और कोऑर्डिनेट कर्व्स में आप कोऑर्डिनेट सरफेसेस का जो हमने टॉपिक पढ़ा उसमें आपने देखा यहाँ पर भी ज़रूरी नहीं है कि प्लेन ही आए, हमारे पास शेप सिलेंडर की भी हो सकती है, प्लेन की भी हो सकती है। अगेन एक और प्लेन आया। तो ये थे हमारे पास कोऑर्डिनेट सरफेसेस, और कल हम इन्हीं कोऑर्डिनेट सरफेसेस को फिर से पढ़ेंगे एक जनरल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आज तो हमने सिलेंड्रिकल में पढ़ा, कल हम इन्हें जनरल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।